हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान और आज जो आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा उसका नाम है स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस एनवायरमेंटल इश्यूज। हमने इसी चैप्टर के अंदर क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 के अंदर स्टार्टिंग के जो लेक्चर है उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कौन से ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन बना रहे हैं। और हमने फिर ये देखा था उस पोल्यूशन के नतीजे में कौन कौन सी आफात हैं, मुसीबतें हैं जो हमारी दुनिया के ऊपर आ रही हैं, जो हमने डिस्कस किया था डिटेल से एसिड रेन की फॉर्म में और ग्लोबल वार्मिंग की फॉर्म में। तो आज का जो लेक्चर है ना, हमने यहाँ पर ये डिस्कस करना है कि हम ऐसी क्या स्ट्रेटेजीज को अपनाएं कि हम हमारे माहौल को, अपने इन्वायरमेंट को किस तरह साफ सुथरा कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पर ये डिस्कस कर लेंगे, जिस तरह हम पहले भी डिस्कस करके आए हैं, कि सबसे पहला कॉज हमारा क्या है। पहला कॉज हमारा ये है कि हमारे पास ये जो पोल्यूटेंट्स हमारे इन्वायरमेंट में शामिल हो रहे हैं ना, ये कहाँ से शामिल हो रहे हैं। तो ये पहले भी डिस्कस किए थे। तो आज का जो पैराग्राफ है ना, फर्स्ट पैराग्राफ, वो भी इन्हीं चीजों को डील कर रहा है। मैंने बार बार रिपीटेडली एक ही बात कही थी कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स का बर्न होना, जिस तरह का ये तेल हो गया, ऑयल हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गई, गैसोलीन प्रोडक्ट्स हो गई हैं और कोयला हो गया, ये सारे के सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं। इनके बर्न करने से हमारे इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूटेंट शामिल हो रहे हैं। ठीक है, पोल्यूटेंट्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हो गए हैं, सल्फर हो गया, ये सब कुछ हम डिस्कस करके पहले पिछले लेक्चर्स के अंदर आ चुके हैं। अब फॉसिल फ्यूल्स हम कहाँ बर्न कर रहे हैं? ऑटोमोबाइल्स के अंदर, अपनी गाड़ियों में, मोटरसाइकिल्स के अंदर, बसेस के अंदर और इंजन्स के अंदर। और इसके अलावा आप देखें, जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज की जितनी भी मशीनरी है वो इस पर चल रही है। एरोप्लेन जो कि बहुत ज्यादा ऑयल कंज्यूम करता है, बहुत ज्यादा ऑयल बर्न करता है। एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, जितना भी कुछ जो कुछ भी है ना हमारे दुनिया में आज, जितनी भी मशीनरी टाइप चीजें हैं, वो सब के सब फॉसिल फ्यूल्स पर ही काम कर रही हैं। और सबसे ज्यादा जो एक मसला है ना, वो ये मसला है कि जो हम कोयले से और फर्नेस ऑयल से, इन फॉसिल फ्यूल से जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ये भी पोल्यूशन कॉज कर रही हैं। और पोल्यूशन किस तरह कॉज कर रही हैं कि ये इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूटेंट्स को रिलीज कर रही हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के कंपाउंड्स वगैरह ये हो गए। ओके, अब ये जो जितनी भी बड़ी सिटीज है ना, जैसे कि पाकिस्तान में आप रह रहे हैं और खास तौर पे अगर आप लाहौर में रह रहे हैं, तो लाहौर का इन्वायरमेंट तो बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। क्योंकि लाहौर एक बड़ा शहर है और लाहौर जैसे और भी बड़े शहर जहां पर पॉपुलेशन क्लस्टर बहुत ज्यादा है, बहुत आबादी है, बहुत ऑटोमोबाइल्स चल रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हैं। और तो यहाँ पर इस एरिया के अंदर ना, इन बड़े शहरों के अंदर पोल्यूशन का जो मसला है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी निशानदेही मैं आपको ये करूंगा कि आप लाहौर में रहते हैं और इसके आसपास के किसी भी शहरों के अंदर अगर आप रहते हैं, और खास तौर पे अब तो पूरे पंजाब का ये मसला हो चुका है कि आपको यहाँ पर ना स्टार्टिंग विंटर्स के अंदर, खास तौर पे अक्टूबर नवंबर के महीने के अंदर, एक चीज नजर आएगी अपने बाहर, उसका नाम है स्मॉग। स्मॉग को मैंने पहले भी डिस्कस किया था। तो स्मॉग जब बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना, इट मीन्स कि हमारे माहौल में कुछ ना कुछ तो अब गड़बड़ है। कुछ ना कुछ गड़बड़ नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा गड़बड़ हो चुकी है और हमारी हवा बहुत गंदी हो चुकी है। तो स्मॉग तो आपने सबने फील की होगी, जिससे आपने नोट किया होगा कि आपके गले में खराश हो रही है, आपकी आंखों में खराश हो रही है, आपको और भी जो सांस लेने में ना दुश्वारी हो रही है। तो ये सब कुछ आप हर साल पिछले काफी सालों से ये चीजें नोट करते आ रहे होंगे। अब ये बातें तो हमने डिस्कस कर ली यार, ये सब कुछ तो हो रहा है। लेकिन अब हमारे यहाँ जो टॉपिक है ना, वो मेनली डील ये करता है कि हमने इन तमाम मसलों से बचना किस तरह है। हम किस तरह इन पोल्यूटेंट्स को अपनी इन्वायरमेंट के अंदर से निकाल बाहर कर सकते हैं और अपने आप को किस तरह सेव कर सकते हैं। तो नंबर वन जो हमारे पास चीज है ना, वो ये है कि दरख्त लगाओ भाई। हर साल ये कंपेन चलती है, खास तौर पे स्मॉग के दिनों में और गर्मियों के दिनों में, कि आप कुछ ना कुछ करो, किसी ना किसी तरह पर दरख्त लगाओ। और अगर आप दरख्त लगाओगे तो उसका फायदा क्या होगा? सबसे पहला फायदा जो है वो हमें इस केमिकल रिएक्शन के अंदर नजर आ रहा है। वो कैसे? देखो, हमने बचपन से पढ़ते आए हैं कि जो प्लांट्स होते हैं ना, पेड़ पौधे, उनको ना अपना फूड बनाने के लिए वो अपना फूड बनाते हैं। और अपना फूड बनाने के लिए ना, उनको सनलाइट चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए होता है। अब ये उनको कहाँ से मिलता है? सनलाइट तो उनको दिन के टाइम मिल जाता है सूरज की रोशनी से। और वाटर उनको कहाँ से मिलता है? जो कि सॉइल के अंदर हम डालते हैं। ठीक है, हम पानी देते हैं, या फिर बारिशें पड़ती हैं, पानी मिल जाता है पौधों को। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये वही कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि एज अ पोल्यूटेंट के तौर पे काम करती है इंसानों के लिए। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से सबसे ज्यादा जो कंपाउंड निकल के बाहर आते हैं ना, सबसे ज्यादा जो खतरनाक पोल्यूटेंट जो बाहर निकल के आता है धुएं के अंदर, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो दरख्त लगाने का फायदा ये होगा कि प्लांट्स अपना फूड खुद जनरेट करने के लिए एक प्रोसेस करेंगे जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस।
और फोटोसिंथेसिस के लिए उनको चाहिए होगी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट। सनलाइट उसको मिल जाएगी सूरज से, वाटर उसको मिल जाएगा कि हम बारिश हो जाएंगी या फिर हम खुद पानी दे देंगे पौधों को अपने। और कार्बन डाइऑक्साइड यही हवा में जो पोल्यूटेंट के तौर पे फिर रही है ना गैस, ये उसको पकड़ लेंगे प्लांट्स। जब प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से और सनलाइट से मिलेंगे तो ये अपना खाना बनाएंगे जिसका नाम होता है ग्लूकोज। ठीक है, ये ग्लूकोज वही खाना है, ये वही खाना है जो इंसान खाता है। अब आप कहेंगे इंसान कैसे खाता है? आपको शायद याद हो कि चैप्टर नंबर 5 में मैंने एरोबिक और एनारोबिक रिस्पिरेशन का प्रोसेस पढ़ाया था। तो वहां पर मैंने डिस्कशन की थी कि हम जो खाना खाते हैं ना, तो वो अल्टीमेटली खास तौर पे कार्बोहाइड्रेट्स की अगर मैं बात करूं जो कि सबसे ज्यादा हम खाते हैं, रोटी हो गई, चावल हो गए, ये चीजें, ये अल्टीमेटली बॉडी के अंदर जाके ना ये टूटते हैं, और टूटते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। और ये इसका फॉर्मूला ये होता है। तो प्लांट्स को भी अब ग्लूकोज ही चाहिए होता है, सिंपल शुगर ही चाहिए होती है अपना खाने के लिए। तो वो अपना ग्लूकोज खुद बना लेते हैं इस तरह। हम तो रोटी चावल से बनाते हैं ना, लेकिन प्लांट्स जो है ना वो इस तरह बना लेते हैं। और साथ में एक जबरदस्त किस्म की चीज प्लांट रिलीज कर रहे हैं एज अ बाय प्रोडक्ट। प्लांट का काम पूरा हो गया, ग्लूकोज उसको मिल गया, अपना फूड मिल गया, ये प्लांट खुश हो गया, ग्रो करेगा अभी आगे जाके। ठीक है, आगे जाके ग्रो करेगा ये, अपने हरे भरे पत्ते निकालेगा, और फ्रूट्स वाला दरख्त है तो ये फल देगा, सब्जियों वाला है तो सब्जी देगा, ये सारे काम करेगा। लेकिन साथ साथ ये एक बहुत अहम काम कर रहा है जिसका नाम है O2, ऑक्सीजन। जब ये खाना बना लेते हैं ना अपना, तो साथ में एज इसके लिए एक बाय प्रोडक्ट है, इसके लिए ये चीज फालतू है, लेकिन हमारे हमारे लिए ना ये एक बहुत ही अहम और बहुत ही जबरदस्त किस्म की चीज है, ऑक्सीजन। तो हमारे इन्वायरमेंट में ना कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को ये इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज करता है, जिसकी बिना पर हम सांस लेने के काबिल होते हैं। इससे पिछले लेक्चर जो कि ग्लोबल वार्मिंग का था, वहां पर मैंने बताया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स जो है ना ये काम करते हैं कि दुनिया की जो 50% तक कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो 50% तक इंसानों को ना पौधों ने ही बचाया हुआ है, और रिमेनिंग 50% कंट्रोल करने के लिए हम और भी काम करेंगे, वो स्ट्रेटेजीज यहाँ पर लिखी हुई है नीचे। तो आप मैक्सिमम यही काम करना कर सकते हैं हम कि कहीं पर भी खाली जगह मिले ना हमें, तो हम दरख्त लगाएं। और गवर्नमेंट को भी ये चीजों के बारे में ज्यादा फोकस करना चाहिए कि जितनी भी हमारी रोड्स हैं खास तौर पे जो खाली पड़ी हुई हैं, बंजर पड़ी हुई हैं, यहाँ पर जमीन बिल्कुल खाली है, तो वहां पर ये कोशिश करें कि दरख्त वगैरह लगाना शुरू कर दें, ताकि जितने भी बड़े शहरों की कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन है ना फॉसिल फ्यूल्स बर्न होने की वजह से जो आती है, तो दरख्त उसको एब्जॉर्ब कर लें और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करें, और कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसेंट्रेशन है ना हमारे इन्वायरमेंट से उसको कम करते जाएं, ताकि हम सांस लेने में हमें दुश्वारी होना कम हो जाए। देखो सांस नहीं लोगे तो जिंदा कैसे रहोगे? ठीक है ना, तो सांस लेना सबसे अहम चीज है। अब चलते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 2 पर, लेकिन इससे पहले एक पॉइंट और लिखा हुआ है इसके बारे में। कहता है जो पर्टिकुलेट मैटर है ना, लेक्चर नंबर 2 में आई थी, मैं बता के आ चुका हूँ पर्टिकुलेट मैटर कौन सा होता है। छोटे मोटे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, धुआं होता है, या फिर छोटे मोटे जो जर्रात होते हैं ना हवा के अंदर, जो कि बहुत कह लें कि एक अच्छी चीज नहीं है, हार्मफुल है, पोल्यूटेंट के तौर पे ही काम कर रही है। तो वो कहता है प्लांट जो है ना उसको भी रिमूव करता है। वो किस तरह करता है कि जो धुएं के डस्ट के जो पार्टिकल्स है ना ये पत्तों के ऊपर आगे बैठ जाते हैं, जिससे जिससे हमारा इन्वायरमेंट है ना वो फिर थोड़ा बहुत बेहतर होना शुरू हो जाता है। अब पत्तों पे आप कहेंगे कि डस्ट बैठ जाते हैं तो पत्ते फोटोसिंथेसिस इस तरह करेंगे। तो पत्ते इस तरह करते हैं कि जब बारिश वगैरह पड़ती है, हम पानी देते हैं ना, तो वो पत्तों पे से जो मिट्टी वगैरह ना पार्टिकुलेट मैटर्स है, तो वो उड़ के जो है ना वो पानी के साथ बह जाता है या फिर ना सॉइल के अंदर ही अब्जॉर्ब हो जाता है। तो वो कुछ इस तरह कोई इन्वायरमेंट में आगे बुरा इंपैक्ट नहीं डालता अपना। एक चीज बताना भूल गया मैं आपको, वो ये है क्लोरोफिल। अब जो प्लांट्स के ऊपर आप ग्रीन कलर देखते हैं ना, तो हम उसी को कहते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि प्लांट को ग्रीन कलर देता है। तो क्लोरोफिल के बारे में जस्ट आपने ये याद करना है। अब चलते हैं अपनी स्ट्रेटेजी नंबर 2 के ऊपर। अब हमारे जितने भी ऑटोमोबाइल्स है ना, गाड़ियां हो गई, अब गाड़ियां बसें वगैरह, इसका ना एक एग्जॉस्ट सिस्टम होता है। अब एग्जॉस्ट सिस्टम आप पूरा तो नहीं देख पाते, लेकिन आप इतनी चीज तो देख पाते हैं ना उसकी कि पीछे एंड पर सिलेंसर लगा होता है, सिलेंसर में से धुआं बाहर आ रहा होता है। तो सिलेंसर भी ना एग्जॉस्ट सिस्टम का एक पार्ट है। अब ना होता ये है कि जब हम अपने बसों के अंदर, गाड़ियों के अंदर ना पेट्रोल डालते हैं ना, फॉसिल फ्यूल्स की जो एक फॉर्म है पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल या फिर डीजल, वो जब हम डालते हैं ना उसके अंदर, तो फिर वो जब बर्न करता है यानी कि हमारा इंजन को रन करता है, तो वो बाय प्रोडक्ट के तौर पे धुआं निकालता है। अब उस धुएं के अंदर क्या होता है? उस धुएं के अंदर होती है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जैसे हार्मफुल हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट्स, जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह बन रहे हैं। वो हम पहले डिस्कस करके आ चुके थे ग्लोबल वार्मिंग वाले लेक्चर के अंदर। अब ना होता यह है कि हम अपने एग्जॉस्ट सिस्टम के अंदर ना कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगा लेते हैं। अब कैटालिटिक कन्वर्टर्स क्या करते हैं कि जो इंटरनल कंबशन हो रही है ना, हमारा जो इंजन बर्न हो रहा है बसों के अंदर या गाड़ियों के अंदर, तो वो उसके अंदर ये काम करता है कि जो हार्मफुल गैसेस जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन ने बाहर आना था ना, इसको लेस हार्मफुल करके बाहर फेंकता है।
अच्छा वो किस तरह, इसको बात समझने की कोशिश करो। जब ना हमारे एग्जॉस्ट सिस्टम के अंदर ना ये कंबशन का सारा प्रोसेस हो रहा होता है ना, तो उसके अंदर ना ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम होती है। ऑक्सीजन बहुत कम होती है हमारे एग्जॉस्ट सिस्टम के अंदर, जो कि गाड़ियों के अंदर होता है। तो अब ना होना ये है कि जब O2 की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी ना, तो हमारा जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे कि डीजल और ऑयल जो कि गाड़ी के अंदर बर्न होना था, तो वो कंप्लीटली बर्न होने के बाद कंप्लीटली अपने आप को ना कन्वर्ट नहीं कर पाते कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स के अंदर। ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाते क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम है। ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की वजह से CO2 नहीं बन पाता, बल्कि इसकी बजाय ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जैसे CH4 जैसा कंपाउंड है ये बन जाता है। ऑक्सीजन की सप्लाई कम है हमारे एग्जॉस्ट सिस्टम के अंदर, जिसकी बिना पर जो हमारा फॉसिल फ्यूल्स बर्न हो रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने की बजाय, वाटर बाहर निकालने की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड और CH4 जैसे हार्मफुल कंपाउंड्स बाहर निकाल रहा है। तो कैटालिटिक कन्वर्टर ये काम करता है, उसको सफिशिएंट, आप कह लेंगे सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है, ताकि ये CO निकालने के बजाय ना CO2 बाहर निकले धुएं की फॉर्म में, और CH4 निकलने की बजाय H2O बाहर निकले। H2O और CO2 की बजाय आप ओवरऑल कह लेंगे CO2 और H2O बाहर निकले। तो हम ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड और CH4 ये हार्मफुल है, लेकिन जब ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी मिल जाएगी ना, जो कि कैटालिटिक कन्वर्टर प्रोवाइड करेगा इनको, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स की फॉर्म में धुआं बाहर निकलेगा, जो कि इतना हार्मफुल नहीं है। थोड़ा बहुत हार्मफुल है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड के मुकाबले में ये कम हार्मफुल है। तो कैटालिटिक कन्वर्टर हमारी स्ट्रेटेजी नंबर 2 होगी। तो हम जितने भी एग्जॉस्ट सिस्टम है ना गाड़ियों के, बसेस के, तो वो अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी में यही हो रहा है, तो वो प्रॉपर इस तरह फिट करते हैं कि कैटालिटिक कन्वर्टर लग जाए, ताकि कार्बन मोनोऑक्साइड और CH4 जैसे कंपाउंड्स निकलने की बजाय सफिशिएंट ऑक्सीजन मिले उनको, तो वो CO2 और H2O की फॉर्म में बाहर निकल के आए। ठीक होगी ये बात। अब ये कैटालिटिक कन्वर्टर है ना, इसके बारे में मैंने बहुत कुछ बता दिया आपको, तो थोड़ा सा ना इन्होंने यहाँ पर ये इस बारे में भी बातें लिखी हुई हैं। कहता है कि इट रिड्यूसेस नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इनटू एलिमेंटल नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकलने थे ना फॉसिल फ्यूल्स के अंदर से, मैंने एग्जांपल दी थी आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और CH4 की, तो यहाँ पर और भी चीजें जैसे कि NOx, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के कंपाउंड्स। तो वो कहता है कि वो उसको कैटालिटिक कन्वर्टर एक काम ये भी करता है कि उसको N2 और O2 की फॉर्म में अलग अलग कन्वर्ट करता है, जो कि हार्मफुल नहीं है बल्कि हमारी हवा का ही हिस्सा है। नंबर 2 ये करता है इट ऑक्सीडाइज, ये बात मैंने आपको पहले बताई थी कि ऑक्सीडाइज करता है कार्बन मोनोऑक्साइड को, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में बाहर निकल के आए। निकलेगा धुआं ही, ठीक है, लेकिन वो कार्बन मोनोऑक्साइड का धुआं नहीं होगा, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड का धुआं होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का धुआं जो है ना इज द लेस हार्मफुल एज कम्पेयर टू कार्बन मोनोऑक्साइड का धुआं। आगे, इट ऑक्सीडाइजेस, ये भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है किसको, हाइड्रोकार्बन्स को, जो बात अभी मैंने आपको डिस्कस करके आ चुका हूं कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि मीथेन हो गया उनको, ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म के अंदर बाहर निकलें। ठीक हो गई बात, मैंने 2 पॉइंट्स पहले डिस्कस कर लिए थे ये वाले, कि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है कार्बन मोनोऑक्साइड को और हाइड्रोकार्बन्स को, ताकि वो किस फॉर्म में निकले, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में और वाटर की फॉर्म में बाहर निकले, और हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना करें। अब यहाँ पर छोटी सी परेशानी आप लोगों को हो सकती है, वो परेशानी ये है कि जो एक्स एक्स नजर आ रहा है ये क्या है। तो आप एक्स को समझ लें, एक्स इज अ नंबर ऑफ एटम्स, एक्स इज अ नंबर ऑफ एटम्स है। ठीक है, यहाँ पर NOx लगा है ना, तो यहाँ एक्स की जगह 1 भी हो सकता है, एक्स की जगह 2 भी हो सकता है, तो नाइट्रोजन कंपाउंड इस तरह है। यहाँ पर एक्स लगा हुआ है, इट मीन्स कि O2 ऑक्सीजन जो है ना उसका 1 मोल भी बाहर आ सकता है, 2 मोल भी बाहर आ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के यहाँ पर हम कितने मोल को इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बात समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल आप देखें, यहाँ पर ना 2 ऑक्सीजन है, तो सिमिलरली हमने 2 ऑक्सीजन यहाँ पर कर दिए, और यहाँ पर समझे एक्स की जगह 1 है तो यहाँ पर भी हम 1 कर देंगे। इसी तरह आप ना एक्स को यहाँ पर चेंज करें रिएक्टेंट साइड पर, और एक्स को वहां पर भी चेंज कर सकते हैं प्रोडक्ट साइड पर अपने हिसाब से। तो जनरल रिएक्शन इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरह इन्होंने इसका भी जनरल रिएक्शन लिखा हुआ है, इसका तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा मसला है कि यहाँ पर उन्होंने एक्सेस की फॉर्म लिखी है, तो नंबर ऑफ एटम्स है, आप इसको कितने भी नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर बना सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास कितना धुआं बाहर निकल के आ रहा है। तो उस धुएं पर डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन बाहर निकल रहे हैं, और कैटालिटिक कन्वर्टर कितने नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स के अंदर, वाटर के अंदर आप इस तरह कह लें, बस वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर। ओके जी, वेपर्स की फॉर्म में ही होता है वैसे ये, जो धुएं के अंदर ही निकल के आता है, तो पानी लिक्विड फॉर्म में तो नहीं निकल के आता, धुएं के अंदर एक मॉइस्चर की फॉर्म बन के निकल के आता है बाहर ये। अब हम पढ़ते हैं जी एक और चीज, स्ट्रेटेजी नंबर 3। स्ट्रेटेजी नंबर 3 जो है ना हमारी, वो डील कर रही है सल्फर को। अब ये सल्फर आपने कहां पर देखा है, सल्फर आपने पढ़ा होगा ऊपर सल्फर के कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, SO2 के सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड के बारे में मैंने आपको शायद याद हो कि हमने डिस्कशन की थी अभी उसमें
एसिड रेन के अंदर। एसिड रेन में हमने डिस्कशन की थी कि हमारा जो SO3 है ना, वो कन्वर्ट हो रहा होता है आगे, जब बारिश का पानी उसमें मिल जाए तो वो H2SO4 के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है, ठीक है ना। तो H2SO4 के कन्वर्ट जो है सल्फ्यूरिक एसिड है इस फॉर्म में, आपको शायद याद हो आपने सल्फर के कंपाउंड पढ़े थे। बहरहाल ये सारी बातें करने के बाद ना अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि इस पैराग्राफ में हमारी स्ट्रैटेजी नंबर 3 क्या लिखी हुई है। थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, थोड़ा सा मुश्किल है ये। The emission of sulfur dioxide can be decreased either by using fuels which have significantly less sulfur content or using flue gas desulfurization process। यहां तक बात समझो, यहां तक बात ये कहता है कि हमें सल्फर, जो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना, उसकी अगर हमने कंसंट्रेशन अपने एटमॉस्फेयर के अंदर से कम करनी है ना, तो हम ये काम कर सकते हैं कि हम ऐसे फ्यूल्स को बर्न करें जिसके अंदर सल्फर कंटेंट कम होगा। देखो सल्फर बाहर निकल के आएगा फॉसिल फ्यूल में से, तो हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा, जो कि एक हार्मफुल पोल्यूटेंट है। और एक और उसने काम बताया, कहता है कि ये काम भी हम कर सकते हैं कि हम फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल कर लें। अब फ्लू गैस और डीसल्फराइजेशन क्या चीज है, इसको भी हम देखते हैं। दिस प्रोसेस कैन रिमूव सल्फर डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एग्जॉस्ट गैसेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो कहता है ये डीसल्फराइजेशन प्रोसेस ये होता है कि ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस को ना ये रिमूव करने के काबिल होता है, किस में से, फॉसिल फ्यूल्स के अंदर में से। फ्लू गैस इज द मिक्सचर ऑफ वेस्ट गैसेज प्रोड्यूस व्हेन फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न इन द पावर प्लांट। अब फ्लू गैस क्या चीज है, फ्लू गैस वो चीज है, एक मिक्सचर है वेस्ट गैसेस का, जो कि प्रोड्यूस होती हैं फॉसिल फ्यूल्स बर्न करने से पावर प्लांट के अंदर। पावर प्लांट कौन सा होता है, जहां पर हम फॉसिल फ्यूल्स डालते हैं, जैसे कि फर्नेस ऑयल हो गया, कोयला हो गया, इसको हम डालते हैं और इससे हम क्या बना लेते हैं, इससे हम बना लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो कहता है इस जगह पर ना, इस जगह पर जो वेस्ट गैस निकल रही है ना एनर्जी बनने के बाद, इलेक्ट्रिसिटी बन गई, उसके बाद जो वेस्ट गैस निकल रही है ना उसको हम बोल रहे हैं फ्लू गैस। अब the desulfurization process involves the addition of adsorbent like calcium oxide which can remove up to 95% of sulfur dioxide from the flue gas। अब डीसल्फराइजेशन प्रोसेस ये होता है, देखो अभी तक हमने ना बात ये की है कि हमारे पास जो एक है फ्लू गैस, और फ्लू गैस की हमने करनी है डीसल्फराइजेशन, ठीक है, इस तरह समझ रहे हो बात को। अब जो फ्लू गैस है ना वो ये बला है कि जब हम पावर प्लांट्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं ना विद द हेल्प ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कि कोयला हो गया, फर्नेस ऑयल हो गया, इससे, तो उस दौरान इलेक्ट्रिसिटी बनने के बाद एक बाय प्रोडक्ट निकलती है धुएं की फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं फ्लू गैस, ठीक है। नहीं, धुएं की फॉर्म में नहीं होती है, डिपेंड करता है किस फॉर्म में होगी टेम्परेचर के हिसाब से। तो वो बाय प्रोडक्ट निकलती है फ्लू गैस। अब फ्लू गैस ना एक मिक्सचर है, ठीक है, ये बात पढ़ ली हमने। अब इसी फ्लू गैस का ना हमने करनी है डीसल्फराइजेशन, यानी कि इसी फ्लू गैस के अंदर से हमने सल्फर रिमूव करना है। अब सल्फर रिमूव किस तरह करेंगे, आप इसी के अंदर ना फ्लू गैस के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड डाल दें, जो कि 95% तक सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव कर देगा फ्लू गैस में से। आ गया बात समझ, फ्लू गैस क्या चीज है और फ्लू गैस का जो प्रोसेस है डीसल्फराइजेशन वो क्या चीज है। अब हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी पर। वो डिस्कस करती है हमारी टू डिस्करेज द एक्सेसिव फॉसिल। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी नंबर 4 जो है ना वो ये है कि हम ना फॉसिल फ्यूल्स बर्न करने के बजाय अपने आप को, अपनी अपना जो माहौल है, हमारी इंडस्ट्री है, हमारे जो हाउस होल्ड है, ये जितनी भी जो चीजें हैं हमारी, ये जितनी भी जो हमारे रोजमर्रा के हमारे एसीज हो गए हैं, या फिर इंडस्ट्रीज की मशीनरीज हो गई, हमारी गाड़ियां हो गई, इन सबको फॉसिल फ्यूल्स पर चलाने के बजाय हम रीन्यूएबल सोर्स की तरफ चले जाएं। अब रीन्यूएबल सोर्सेज क्या होते हैं, आर दो सोर्सेज दैट कैन कंटिन्यू टू एग्जिस्ट डिस्पाइट बीइंग कंज्यूम्ड। ये वो सोर्सेज हैं जिसको इस्तेमाल करने के बाद ये कभी भी खत्म नहीं होंगे। देखो कोयले को एक दफा आपने जला लिया, इसका इस्तेमाल कर लिया, फिर कोयला जाया। तेल को आपने, डीजल को आपने या पेट्रोल को आपने एक दफा जला लिया, और फिर आपने उससे अपनी बाइक भगा ली, गाड़ी भगा ली, फिर वो पेट्रोल जाया हो गया, ठीक है, वो कन्वर्ट हो गया धुएं की फॉर्म में जिसके अंदर से पोल्यूटेंट्स निकल गए। लेकिन रीन्यूएबल सोर्सेज वो होते हैं जिसको आप जितना मर्जी इस्तेमाल कर लो वो खत्म नहीं होते। जैसे कि सूरज की रोशनी, ठीक है, सोलर एनर्जी, ये कभी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि सूरज हमेशा रोशनी फेंकता रहेगा। और पानी दुनिया में से कभी खत्म नहीं होने वाला, ठीक है, तो वाटर से हम बना सकते हैं अपनी एनर्जी। पानी से इतना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, आपने तरबेला डैम का नाम सुना होगा, मंगला डैम का नाम सुना होगा, दासू डैम का नाम सुना होगा। ये सारे डैम्स क्या करते हैं, पानी की हेल्प से ना इलेक्ट्रिसिटी बनती है इससे। तो पानी कभी खत्म नहीं होने वाला। इसके अलावा जो है ना जियोथर्मल एनर्जी, जो जमीन, पढ़ाया था ना आपको मैंने ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर, कि जमीन भी हीट निकालती है अपनी, तो वो जियोथर्मल एनर्जी हो गई, वो भी कभी खत्म नहीं होगी। जब तक सूरज की रोशनी जमीन पर पड़ती रहेगी तो जमीन में से भी हीट एनर्जी निकलती रहेगी। और बायोमास,
ये जितने भी सारे सोर्सेज हैं, ये जितने भी सारे के सारे सोर्सेज हैं, बायोमास आप खास तौर पे ले सकते हैं उनको, जिस तरह एनिमल वेस्ट हो गया, गली हुई सड़ी हुई जो सब्जियां हो गई, इनमें से हम मीथेन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं इसको डिकम्पोज करने के बाद। तो ये चीजें कभी भी खत्म नहीं हो सकती। तो ये सारी की सारी कैटेगरी में आती है रिन्यूएबल सोर्सेज के अंदर। तो चौथी नंबर की स्ट्रेटेजी हमारी ये हो गई कि हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने के बजाय सोलर एनर्जी पर, विंड एनर्जी पर, या फिर हाइड्रो पावर एनर्जी के ऊपर, या फिर बायोमास एनर्जी के ऊपर, इस पे कन्वर्ट कर लें अपनी सारी मशीनरी को। अपनी गाड़ियां भी इलेक्ट्रिक हो जाएं हमारी, हमारे जो घरों में बिजली आ रही है जो हुकूमत बना रही है, वो फॉसिल फ्यूल्स की बजाय वो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या फिर डैम्स वगैरह से बना ले। तो ये काम हम सब कर सकते हैं। ये चार स्ट्रेटेजीज इसने पढ़ाई हैं हमें, तो हमने ये डिस्कस कर ली हैं। अब इस तरह हम अपने एनवायरनमेंट को साफ कर सकते हैं। अब चलते हैं जी अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमें डील करता है हाउ टू अवॉइड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। देखो अभी तक हमने डिस्कस किया था हमारे पोल्यूशन के कॉजेस क्या हैं, कर लिया था पुराने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस, अभी भी किया था। उसके बाद इस लेक्चर का स्टार्ट हमने यहाँ से लिया था कि जो हमारे पास पोल्यूटेंट्स आ तो गए, लेकिन अब हम क्या करें, इन पोल्यूटेंट्स से बचें किस तरह, या फिर आपको ये, मैं आपको ये किस तरह कह सकता हूँ कि पोल्यूटेंट्स हमारे एनवायरनमेंट में शामिल तो हैं, अब इन पोल्यूटेंट्स को किस तरह मार भगाएं अपने एनवायरनमेंट में से, हमने ये पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर ना अब इस चीज को हम डील करेंगे कि अभी तक तो हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूटेंट्स हैं ना, ये तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज हैं जो आज से शुरू करेंगे तो अगले 10 सालों तक जाके कोई ना कोई फायदा होना शुरू होगा हमें इसका। तो आज के दौर में, इस दौर में जब हमारे पास पोल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा है, तो अपने आप को किस तरह प्रोटेक्ट करें, ठीक है, वो स्ट्रेटेजीज अब कुछ हम पढ़ेंगे। तो नंबर वन पे यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ना उसने कुछ डिस्कशन की हुई है AQI के बारे में, एयर क्वालिटी इंडेक्स। याद रहे कि अभी जब सर्दियां थी ना, तो सर्दियां आने से पहले या फिर सर्दियों के दौरान भी आप कह सकते हैं, अक्टूबर नवंबर खास तौर पे इन महीनों के दौरान स्मॉग बहुत ज्यादा थी। लाहौर में और पंजाब के बाकी शहरों में ना स्मॉग बहुत ज्यादा थी। तो आप रोजाना खबरों में पढ़ रहे होंगे कि लाहौर का AQI जो है ना आज 500 हो गया, आज 600 हो गया, आज 700 हो गया, रोज ये पढ़ रहे होंगे। और आप ये भी पढ़ रहे होंगे कि AQI की ना लिस्ट आ रही होती है और टॉप पे ना लाहौर ने ना टॉप मारा हुआ होता है, ठीक है, लाहौर टॉप कर रहा होता है, फिर इंडिया का दिल्ली होता है नंबर 2 पे, नंबर 3 पर फिर अपना फैसलाबाद वगैरह होते हैं। तो ये जो है ना लाहौर हमेशा टॉप मारता रहा है इन सर्दियों में, किसमें, पोल्यूशन के अंदर टॉप मारता रहा लाहौर। तो ये AQI के बारे में आपने बहुत सुना होगा। तो वो बस हमें यही बता रहा है कि AQI ना एयर क्वालिटी इंडेक्स है, यानी कि हवा की क्वालिटी कितनी है। अगर कहते हैं कि AQI ना हमारा 50 है ना, तो समझो कि आपकी हवा की जो क्वालिटी है ना बिल्कुल ठीक है। अगर AQI हमारा 300 चला गया ना, तो फिर हवा की क्वालिटी बहुत गंदी है। और लाहौर ने तो माशाल्लाह कितने दिन 300 से ऊपर AQI का जो है ना, वो कह लें कि AQI में हमेशा टॉप मारता रहा लाहौर। तो 300 से ऊपर तो रूटीन की बात ही लाहौर में। तो इस तरह कहता है कि 50 है तो AQI तो हमारी इन्वायरमेंट ठीक है, अगर 300 से ऊपर है तो हमारी एयर में पोल्यूशन मौजूद है। ओके, आगे कहता है कि जो बच्चे हैं जो कि 18 साल से कम के हैं, जैसे कि आप लोग हो गए हैं, अडल्ट हो गए जो कि 65 साल से ऊपर है, ठीक है, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके लिए जो है ना, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 300 या 300 से ऊपर चला गया ना, तो ये बड़ा खतरनाक है। उससे ना उनको हार्ट का मसला हो सकता है, अपने फेफड़ों का, लंग्स का मसला हो सकता है, एंड डायबिटिक पीपल्स, नहीं आई एम सॉरी, वो ये बात बता रहा है कि जो लोग हार्ट की मसला है, जिनको है, दिल का मसला है, जिनको लंग्स का मसला है, या जिनको शुगर की प्रॉब्लम है ना, उनको ना बहुत ज्यादा रिस्क हो सकता है, बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है अपनी हेल्थ के हवाले से इस गंदे एयर पोल्यूशन के अंदर। अब जो लोग बाहर काम करते हैं, आउटडोर वर्कर्स, अमूमन लोग बाहर ही काम करते हैं, खास तौर पे हमारा जो लेबर तबका हो गया, जो मजदूरी वगैरह करता है, इस तरह का जो तबका हो गया, तो वो सड़क पे निकल के ही उसको काम करना पड़ता है। बाकी जो लोग हैं अमूमन ऑफिस में जाके काम कर रहे हैं, चले वहाँ वो ऑफिस में तो एयर कंडीशन वगैरह चल रहे होते हैं, तो वहाँ पर इन्वायरमेंट फिर बेहतर होता है। तो जो बाहर लोग काम कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत मसला है, और क्योंकि उनकी जो हेल्थ है ना वो खराब हो सकती है, क्योंकि वो मुसलसल गंदी हवा के अंदर, पोल्यूटेड हवा के अंदर सांस लेंगे, तो उनको जो है ना मजीद बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि आंखों की बीमारी हो सकती है, लंग्स की बीमारी हो सकती है, गले की बीमारी हो सकती है। तो ये सारा कुछ उनके साथ मसला हो सकता है। अब हम चलते हैं कि अगर इसी तरह पोल्यूटेड एनवायरनमेंट के अंदर हम रह रहे हैं तो हम अपने आप को किस तरह बचाएं। नंबर वन ऑप्शन ये है कि अपना ज्यादातर जो टाइम है ना वो घरों के अंदर गुजारो, बाहर जाके मत निकलो, ठीक है, घरों में गुजारो, कोशिश करो घरों में रहें, अगर बहुत ही मजबूरी है तो फिर बाहर चले जाना, ठीक है, पढ़ लेना, बाकी क्या बातें लिखी हैं बहुत सिंपल सी हैं। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि अगर आपको बाहर जाना पड़ ही गया तो आप मास्क का इस्तेमाल करो। कोविड 19 के टाइम में आपको याद होगा कि हमने मास्क कितना किस कदर इस्तेमाल किया है, लेकिन एक बात और भी याद करो, आपको शायद याद हो कोविड के टाइम पर एक मास्क हुआ करता था ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का, और एक मास्क था N95 जो कि व्हाइट कलर में या फिर ब्लैक कलर में मिलता था, सख्त सा होता था, हार्ड सा, और उसके ऊपर एक फिल्टर लगा होता था।
याद होगा आपको। तो कहते हैं जो कपड़े वगैरह का मास्क है ना, जो कि अमूमन हम लोग इस्तेमाल भी कर रहे थे, इसका इतना फायदा नहीं होता। आप कोशिश करें कि N95 मास्क लगाएं, उसको पहन के फिर बाहर जाएं। पॉइंट नंबर 3 में हमें ये कहता है कि अपने, अगर आप घरों के अंदर हैं तो अपने घरों की खिड़कियां दरवाजे अच्छे से बंद रखें। ठीक है, जिसकी बिना पर ना गंदी हवा, पोल्यूटेड हवा घरों के अंदर नहीं आएगी, तो हमारे घर का एनवायरनमेंट जो है ना वो ठीक रहेगा। और कोशिश करें कि एयर कंडीशन चला लें। सर्दियों में तो नहीं चला सकते हम, लेकिन सर्दियों के अंदर एयर क्लीनर तो चला सकते हैं ना घरों के अंदर हम, तो आप ये चला लें। और इससे आपके जो कमरा है ना, खास तौर पे जिसके अंदर एयर क्लीनर या फिर एयर कंडीशनर एसी लगा हुआ है, तो वो कमरे की जो एयर है ना उसको वो साफ सुथरा रखेगा। पॉइंट नंबर 4 में कहता है कि if you are experiencing such symptoms that that worry you, talk to your doctor। अच्छा, कहता है कि अगर आपको ना इस तरह की कोई सिम्टम्स फील हो रहे हैं, जैसे कि आपका गला खराब हो गया, आपकी आंखों में इरिटेशन हो गई, या फिर आपको कह लेंगे सांस का मसला आ रहा है, तो आप परेशान होने की बजाय ना आप जाएं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर आपको बेहतरीन नतीजा बता देगा इसका कि क्या मसला है। तो ऑब्वियसली ये अगर सांस का मसला हो रहा है, लंग्स का मसला हो रहा है, या फिर आंखों में इरिटेशन हो रही है, जलन हो रही है, तो ये ज्यादातर जो है ना पोल्यूटेड इन्वायरमेंट के अंदर रहने की वजह से ही होती है। तो डॉक्टर हमें प्रॉपर गाइड कर देगा इसके बारे में। पॉइंट नंबर 5 में कह रहा है कि आप इंस्टॉल करें कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर्स। देखो मैंने कहा था ना कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत खतरनाक है, फिर यहाँ पर जिक्र आ रहा है इसका। कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्ट करने वाला आप कोई अपरेटिस इंस्टॉल करें अपने घर में टू डिटेक्ट द इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ताकि आप डिटेक्ट करते रहें कि हमारे घरों के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ तो नहीं रही है। दीज हायर लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर ड्यू टू फॉल्टी फ्यूल बर्निंग अप्लायंसेस। तो हमारे घर में कुछ अप्लायंसेस होती हैं, जैसे कि चूल्हा हो गया या फिर हीटर हो गया, जो कि चल रहा है गैस वगैरह पे। तो इस तरह की जो अप्लायंसेस होती है ना, उनके अंदर जो है ना, उसमें से एज अ बाय प्रोडक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होने का बहुत खतरा होता है। तो आप ये इंस्टॉल कर लें अपने घर में कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर, तो ताकि आप डिटेक्ट कर सकें कि ज्यादा कंसंट्रेशन तो नहीं आपके घर में हो रही कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो ये बड़ा खतरनाक है हमारे लिए। ठीक है, तो इससे ये सारे स्ट्रेटेजीज उसने दी हुई थी, पांच ही पांच, के किस तरह हमने इस पोल्यूटेड एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव करना है। एंड में मैं कंक्लूड करूंगा अपना ही बात को इस इन्हीं की बातों से। कहता है ब्रीदिंग इन पोल्यूटेड एयर बाय दीज हाई रिस्क ग्रुप में इफेक्ट देयर लंग्स। तो पोल्यूटेड एयर को ब्रीथ करना जो है ना हमारे लंग्स को खराब करेगा, हमारे हार्ट को खराब करेगा, हमारे ब्रेन को खराब करेगा। एयर पोल्यूटेंट्स कैन एंटर देयर ब्लड स्ट्रीम। एयर पोल्यूटेंट्स जो है ना हमारे ब्लड की स्ट्रीम के अंदर, हमारे खून के अंदर जो है ना वो दौड़ेगा। ठीक है, पोल्यूटेड हवा जो है ना हमारे खून के अंदर शामिल हो जाएगी, एंड कैन कॉज कफिंग और इचिंग ऑफ आईज, जो कि हमें सांस की बीमारियां दिलाएगा, हमें आंखों की इरिटेशन दिलाएगा, विच विल लीड टू पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिससे हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा मुतासिर होगी। हॉस्पिटलाइजेशन, हमें अस्पताल में दाखिल होना पड़ जाएगा, कैंसर और इवन प्रीमेच्योर डेथ। तो कैंसर का भी खतरा हो सकता है इससे, और फिर प्री मेच्योर डेथ यानी कि जल्दी ही मौत आने का भी एक अल्लाह ना करे ऐसा कोई मसला भी हो सकता है। तो ठीक है, फिर ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ। काफी डिस्कशन कर ली है हमने इसके बारे में, तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये सब कुछ याद कर लेंगे। अब क्या करना है, स्ट्रेटेजीज टू रिड्यूस एनवायरमेंटल इश्यूज, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। आपने क्या करना है, 4 स्ट्रेटेजीज मैंने पढ़ाई है। नंबर 1 पे आप हेडिंग बनाएंगे प्लांटिंग ट्रीज के बारे में, फिर उसके बाद आप बताएंगे कैटालिटिक कन्वर्टर की हेडिंग बनाएंगे, फिर आप हेडिंग बनाएंगे फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। ठीक है, इसकी हेडिंग बनाएंगे। उसके बाद आप हेडिंग बनाएंगे किसकी, रिन्यूएबल सोर्सेज की। तो ये 4 आपने हेडिंग्स बनानी है और आपने स्ट्रेटेजीज लिख देनी है। उसके बाद एक लॉन्ग ये भी बन सकता है हमारे पास। अच्छा, वो लॉन्ग भी बन सकते हैं 4 पॉइंट्स, और अलग अलग से शॉर्ट भी आ सकते हैं, तो सारा कुछ याद कर लेना ताकि शॉर्ट में भी आप कर सको। व्हाट इज AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, ये आपको शॉर्ट के तौर पे याद करना पड़ेगा। ठीक है, शॉर्ट के तौर पे याद कर लो, इसको पूरा कर लेना याद, कोई ऐसे मसले की बात नहीं। मेरी बातें अगर सुन लोगे ना ध्यान से, तो ये याद करने में कोई मसला नहीं होगा। ओके, यहाँ पर करोगे व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन व्हेन एयर क्वालिटी इज बैड। हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं कि जब एयर क्वालिटी बैड हो। तो ये सारे स्टेप्स जो है ना पढ़ लो, खुद से लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सारे पॉइंट्स बने हुए हैं, तो आपने सबको हेडिंग्स बना बना के लिख देना है। और हेडिंग्स क्या बनाओगे, आप क्या बना सकते हो कि रिड्यूस आउटडोर टाइम। ठीक है, ये हेडिंग बना लो। खुद भी आप एडजस्ट कर सकते हो, मुझे ये समझ आ रही है, मैं ये बनवा देता हूँ। ठीक है, ऑलवेज, ऑलवेज नहीं बल्कि वेयर, वेयर पहनो मास्क को, वेयर मास्क। ठीक है, आगे आप करो कि क्लीन रूम। ठीक है, ये हेडिंग बना सकते हो आप। एक आप यहाँ पर ये बना सकते हो कंसल्ट योर डॉक्टर। एक हेडिंग आप बना सकते हो कि कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर। ठीक है, मुझे जो बेहतर लग रही है हेडिंग्स मैंने वो बनवा दी हैं। अगर मेरी बात फॉलो करनी है तो अच्छी बात है, नहीं करनी तो अपनी मर्जी से बना सकते हो हेडिंग्स, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन लिखना वही है जो कि किताब के अंदर लिखा हुआ है। बुक की वर्डिंग फॉलो करोगे तो अच्छे नंबर मिल सकते हैं, बुक की वर्डिंग फॉलो नहीं करोगे तो बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। ये बात जो है ना आपको लोग नहीं बताएंगे, ये मैं बता रहा हूँ। ओके जी, फिर हम खत्म करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर हमने पढ़ लिया, बड़ा एंजॉय किया मैंने तो पढ़ाते हुए इसको, क्योंकि मुझे तो बहुत
अपने माहौल की बहुत फिक्र है, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ाते हुए। तो आप लोगों ने भी उम्मीद है कि अच्छी तरह पढ़ा होगा, समझा होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज। बिल्कुल। ओके जी, अपना ख्याल रखें। पसंद आई ये वीडियो तो लाइक जरूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अगर आपको लगता है कि मेरी मेहनत वाकई ही वर्थ इट है, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी, अपने क्लास वालों के साथ भी मेरी वीडियोस शेयर कर दिया करें, ताकि मेरे व्यूज बढ़ जाएं यार। और क्या चाहिए मुझे, मशहूर हो जाऊं मैं भी। ओके चलें, अल्लाह हाफिज।